अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा इन वाशिंगटन। 9 जनवरी 2024 के इख्तिताम पे पाकिस्तान के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और आप में से बहुत से लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो प्रोसीडिंग है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ के निशान बल्ले के हवाले से, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, जिसके ऊपर पूरे इलेक्शन का दारो मदार है। और मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तान की जंग है जो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर लड़ी जा रही है। ये सिर्फ इमरान खान की तहरीक इंसाफ की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के दिफा की जंग है जो पेशावर हाई कोर्ट में लड़ी जा रही है। और मेरे पास इस हवाले से कि आज के दिन जो प्रोसीडिंग हुई, बहुत उसकी बड़ी मेरे पास इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। और मैं चाहूंगा कि आप उन डिटेल्स को समझें, बिकॉज आपके उन डिटेल्स को और उस प्रोसीडिंग को और जो इश्यूज वहां पे पेश हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज कर रखा है या कलअदम करार दे दिया है, क्यों नहीं दे रहे उनको बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ का, उसके में क्या आर्गूमेंट है, जज साहिबान ने वहां पे क्या कमेंट्स क्वेश्चंस रेज किए। इस सब की जो तफसीलात है वो जब आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो यकीन मानिए उससे पाकिस्तान के डिस्कोर्स में फर्क पड़ेगा, अगर 50,000 1 लाख लोग उसको समझ सकेंगे। सो अगर आप उसको जरूर देखें, आखिर तक देखें, और अगर आप में इतना टाइम आपके पास नहीं है आखिर तक देखने का तो आप उस पॉइंट तक फास्ट फॉरवर्ड करके चले जाएं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि पेशावर हाई कोर्ट की जो डिटेल्स हैं उसको आप गौर से सुने, उसको परखें और उसके ऊपर खुद से एक पोजीशन लें, अपने घर, अपने अहबाब के साथ, अपने कोलीग्स के साथ उसके हवाले से डिस्कशन करें। लेकिन इससे पहले कि मैं पेशावर हाई कोर्ट की डिटेल्स की तरफ चलूं, कुछ और जो डेवलपमेंट्स हैं उसका मैं बहुत तेजी से आपके सामने जिक्र करता चला जाऊं। पहली डिटेल ये है कि इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल की जो कंट्रोवर्सी और डिबेट है वो खत्म ही नहीं हो रही। आज भी पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबारात की जो मेजर हेडलाइन है चंद घंटे पहले डॉन की, ट्रिब्यून की, बहुत सी और जगहों पे, वेबसाइट्स पे, वो इसी हवाले से है कि तहरीक इंसाफ ने अब ये एक्सप्लेनेशन दी है। उन्होंने एक प्रेस रिलीज इशू की है ट्विटर में और तमाम ज़राए इब्लाग को कहा है कि इसको नुमाया तौर पर पब्लिश करें, जिसमें तहरीक इंसाफ ने कहा है कि ये तासुर के इमरान खान का जो आर्टिकल इकोनॉमिस्ट के अंदर पब्लिश हुआ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से लिखा गया था, ऐसा हरगिज नहीं है। इमरान खान ने उसको डिक्टेट किया और ये इमरान खान के नॉन आइडियाज थे। इसकी जरूरत उनको क्यों पड़ गई? बिकॉज एक दिन पहले डॉन समेत बहुत से अखबार के अंदर ये चीज भी छप गई कि इमरान खान का जो आर्टिकल था इकोनॉमिस्ट का वो शायद एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखा गया था। ये कंफ्यूजन उस वक्त पैदा हुई जब इमरान खान ने वहां पर कमेंट्स करते हुए अडयाला जेल के अंदर रिपोर्टर्स को ये कहा कि उनकी एक स्पीच, आजकल का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और उनकी एक स्पीच जो एआई जनरेटेड है वो बहुत जल्दी 1-2 दिन में मंजर आम के ऊपर आएगी। रिपोर्टर्स ने उसको मिक्स कर दिया और फिर वो एक उसकी रूमर ये बन गई, एक गलत खबर ये बन गई, मिसरीडिंग बन गई कि इमरान खान का जो आर्टिकल है वो एआई से लिखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखा गया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे अंदाजा लगा लें कि डॉन ने इसी स्टोरी में, जो मैं आपको साइड पे दिखा रहा हूं, इसी स्टोरी के अंदर डॉन ने खुद ये बताया है कि अब तक इमरान खान के 7 टाइम्स, इकोनॉमिस्ट के जरीदे ने 7 टाइम्स इसको जो रीट्वीट किया है, तो सिर्फ इकोनॉमिस्ट के ट्विटर हैंडल के ऊपर, और इकोनॉमिस्ट भी नशा ले रहा है, मजा ले रहा है, 25 मिलियन इसको रिव्यूज या व्यूज मिल चुके हैं। ये अब क्लियरली असर हाजिर का, जब से ट्विटर मारज वजूद में आया है, ये एक ग्लोबल रिकॉर्ड है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि एक आर्टिकल में लोग इतने ज्यादा वालेहाना तौर पे इंटरेस्टेड हों कि उसको बार बार रीट्वीट करते हो। मैंने जो पिछला व्लॉग किया था उसमें मैंने मुख्तसर आपको बताया कि मेरी बड़ी तवील एक अमेरिकन गवर्नमेंट की एक इंटरनल टीम है, उसके एक इंपॉर्टेंट लीड मेंबर के साथ मेरी डिस्कशन हुई, तकरीबन 2 घंटे की, और बहुत सी बातें हुई। उसमें एक चीज ये भी हुई कि जब उन्होंने मुझे ये कहा कि बिकॉज नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर इन द वर्ल्ड, तो मैंने कहा कि बेचारा इमरान खान भी बहुत पॉपुलर है लेकिन वो जेल में बैठा हुआ है। तो और मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि इसी चीज को देख लें कि अभी इकोनॉमिस्ट का जो आर्टिकल है, उस वक्त मैंने कहा कि 15-16 मिलियन मेरे जहन में फिगर था। मैंने कहा देखें 15-16 मिलियन दफा कभी कोई आर्टिकल जो है उसको उसको रीट्वीट नहीं किया गया, उसको रिव्यू नहीं किया गया, उसको व्यू नहीं किया गया। तो उस पर उन्होंने माना कि हाँ इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर उनका ये कहना था कि इमरान खान ने इस आर्टिकल से अमरीकी हुकूमत के लिए बहुत बड़े मसाइल और एम्बेरसमेंट पैदा कर दी है, बिकॉज इमरान खान ने खुल के कहा है कि मेरी हुकूमत को अमरीका के इशारे के ऊपर या अमरीका के हुक्म के ऊपर उतारा गया है, रिमूव किया गया, और इसके लिए हमारे लिए इससे बड़ी मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा ये आर्टिकल जो है वो देखा गया है। फिर उसके अंदर अब ये अगला कंट्रोवर्सी है कि इस पर क्या हो सकता है, लेकिन एक उन्होंने कमेंट किया बड़ा चुभता हुआ कि बिकॉज इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये कहते हैं तो डोनाल्ड लू की जिंदगी को खतरा है, बिकॉज बहुत से लोग जो हैं वो डोनाल्ड लू को उसके फोन के ऊपर थ्रेटन कर रहे हैं, उसके फैमिली मेंबर्स को थ्रेटन कर रहे हैं। जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत हैरानगी परेशानी हुई, मैंने थोड़ी सी मजीद इंक्वायरीज की और फिर मैंने उनको ये बताया
کہ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں. کوئی بھی پاکستانی امریکن تحریک انصاف کا ایسا نہیں ہے, نوئنگ فلی ویل کہ ڈونلڈ لو اسسٹنٹ ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا, اور ظاہر ہے اس کو ڈپلومیٹک سیکورٹی والا اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اس کی اہمیت ہے. تو کوئی پاکستانی نارمل اپنے یعنی ہوش و حواس میں ایسا نہیں کرے گا, اور ایف بی آئی آلریڈی اب اس کو دیکھ بھی رہی ہے. ٹھیک ہے, کچھ دن پہلے ہوا. میں نے ان کو کہا کہ یہ ہمارے بھائی لوگ جو ہیں ان کے پاس اس قسم کی کیپیسٹی ہے کہ انہوں نے کرائے کے لونڈے لپاڑے اس قسم کے کھڑے کیے ہوں گے, ڈٹو ان کے جو پیڈ قسم کے ہوتے ہیں مرسنری, وہ فیک قسم کے اکاؤنٹس استعمال کر کے یہ کر رہے ہوں گے. ہیونگ سیڈ دس, میری آپ سے یہ ریکویسٹ اور اپیل ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا بیوقوف ہے, اس کو آپ نشر کریں, اس پوائنٹ کو ڈسکس کریں. امریکہ کے اندر کسی کو بھی اس قسم کی چیز نہیں کرنی چاہیے, بیکاز فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن جو ہے ایف بی آئی اس کو دیکھ رہی ہے, اور اگر کوئی ان کو زندہ سلامت آرگینک نیچرل ہیومن بینگ مل گیا, اور میرا خیال ہے کہ نہیں ملے گا, بیکاز یہ کروائی گئی حرکت ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان تحریک انصاف اور امریکن حکومت اور ڈونلڈ لو کے درمیان میں مزید بدگمانی جو ہے وہ پیدا کی جائے. یہ کوئی زی شعور سینسیبل پاکستانی امریکن یہ حرکت نہیں کر سکتا. یہ جان بوجھ کے میں سمجھتا ہوں حرکت کروائی جا رہی ہے تاکہ ایک ٹینشن جو ہے وہ پیدا کی جائے. تو یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. اچھا, اب اس چیز کے اوپر آ جائیں کہ میرا یہ پرسنل خیال تھا جو میں ہر جگہ کہتا بھی ہوں کہ اگر امریکن, کیونکہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے تھے پاکستان میں, تو جو کچھ ہوا وہ پاکستان کی فوج نے کیا, وہ انٹرنل ڈائنامکس ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 20 ماہ میں امریکہ کی حکومت نے پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر کسی بھی قسم کی سنسیئر آبجیکٹو میننگ فل پوزیشن نہیں لی, جس طرح کی وہ بنگلہ دیش میں حسینہ شیخ کی حکومت کے حوالے سے لیتے رہے ہیں. اسی سٹیج کے اوپر دیکھ لیں کہ گزشتہ 10 دنوں کے اندر, 15 دنوں میں, دسمبر کے آخری ہفتے سے اب تک کے جو 20 دن گزرے ہیں, جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا 22 دسمبر کا فیصلہ آیا اور تحریک انصاف سے اس کا نشان بلہ چھین لیا, جس کی انٹرپریٹیشن ویسے بدقسمتی سے پاکستان کے ذرائع ابلاغ و بلاگوسفیر نے ٹھیک کی ہی نہیں ہے. بلہ چھیننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف نشان لے لیا ہے, کسی اور نشان کے لیے لڑیں گے. بلہ چھیننے کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف الیکشن میں عمران خان اور تحریک انصاف ان فروری 8 کے الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے. ابھی تک پاکستانیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. بے تحاشا لوگ ٹویٹر پہ لکھتے ہیں کچھ بھی ہو جائے 8 فروری کو عمران خان کا بول بالا ہوگا, عمران خان کا ووٹ ہوگا. بھائی عمران خان اگر بلہ نہیں ملتا, اگر تحریک انصاف کو نشان نہیں ملتا, یہ اصل میں نشان کی بات ہی نہیں ہے. تحریک انصاف کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا, اس کے انٹرا پارٹی الیکشن کو مانا نہیں جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ صورتحال ایسی ہی رہتی ہے, اور جس کا میں ذکر ابھی کرنے لگا ہوں, پشاور ہائی کورٹ کا یہ اس فیصلے کو اوور ٹرن نہیں کرتے اور پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں ملتی, تو 8 فروری کے الیکشن میں کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے, کوئی عمران خان نہیں ہے, وہاں انڈیویجولز ہیں سارے, اور ایک پوری سازش کا ماحول. یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. میں بار بار دیکھ رہا ہوں, سارے میں بلاگو سفیر کو دیکھ رہا ہوں, وہ اس کے بارے میں, کیونکہ ساری کی ساری مارکیٹ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کھڑی ہے کہ آپ نے پازیٹیو باتیں کرنی ہیں, آپ نے امید افزا باتیں کرنی ہیں, آپ نے امید دلانی. یہ ایک اور بڑا سخت پرابلم ہے پاکستانی قوم کا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی, بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے دیدہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی چیزیں کہ لوگ جھوٹ بولیں, غلط ڈائگنوسس بتائیں, کینسر ہوا ہوا ہے اس کو کہیں نہیں اپینڈیسائٹس ہے, کینسر ہے, کہیں سر درد ہے. بھائی کوئی تحریک انصاف الیکشن میں نہیں ہے, کوئی عمران خان الیکشن میں نہیں ہے اگر بھلے کا نشان واپس نہیں ملتا. سو پاکستان کے اخبارات نے, پاکستان کے ٹیلی ویژن نے, پاکستان کے بلاگوسفیر نے, پاکستان کے کامنٹیٹرز نے پہلے دنیا کو یہ حقیقت بتائی ہی نہیں ہے. یہ ٹھیک طرح سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ایکسیپٹ جس شخص سے میری بات ہوئی لیڈ ٹیم ممبر سے, اس کو تو اچھی طرح سے اندازہ ہے, بیکاز یہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز ہیں جو پاکستان کو اسٹڈی کرتی ہیں. لیکن ان جنرل تو پاکستان میں بھی لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے. اگر آپ کہ لوگ ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف بلے کا نشان ایک چیز لے لی ہے, شاید یہ کوئی تھوڑا سا ایک پروسیجر ایشو ہے. یہ پروسیجر ایشو نہیں ہے. تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے سے روک دیا گیا ہے, جس کا فیصلہ کل کے دن 10 جنوری کو ہونا ہے. تو بہرحال اگر امریکن حکومت اس پوزیشن پہ, میرا پوائنٹ یہ تھا, گزشتہ 20 دنوں میں اگر امریکن حکومت یہ کہہ دیتی کہ ہم بڑے کنسرن ہیں کہ تحریک انصاف کو, میجر پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے سے روکا جا رہا ہے, اور یہ الیکشن میننگ لیس ہو جائیں گے. وی آر ویری کنسرن اباؤٹ اٹ کہ یہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, ادروائز ہم ان الیکشن کو بڑے پروسیس کو بڑے ہم اس کو کنسرن سے دیکھتے ہیں. جس طرح کہ بنگلہ دیش کے بارے میں, اسی کے ساتھ میں دوسری ڈیولپمنٹ پہ آ رہا ہوں, جیسا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بنگلہ دیش کے الیکشن کے بارے میں بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں جو الیکشن ہوئے ہیں
وہ फ्री फेयर नहीं हुए हैं और हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कंसर्न है। लेकिन बांग्लादेश पे अमेरिकी हुकूमत की पोजीशन जो है वो थ्रू आउट 2021, 22 और 23 में चलती रही है। 2021 के आखिर में ही अमेरिकी हुकूमत ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के ऊपर बांग्लादेश की सिक्योरिटी के चंद अफसरान जो हैं उनको नॉमिनेट किया था। फिर 2023 के मई में, मेरा ख्याल है मार्च या मई के अंदर, ये कहा कि हमारी नई वीज़ा पॉलिसी में वो तमाम बांग्लादेश के अफसरान जो इलेक्शन में फजिंग करेंगे, उसको इलेक्शन के प्रोसेस में इंटरफेयर करेंगे, फ्री फेयर इलेक्शन में को डिस्टर्ब करेंगे, हम उनको वीज़ा नहीं देंगे। ये बड़ा लाइट सा मैयर था। मेजेंस्की एक्ट या मेजेंस्की लॉ की भी बात की गई। फिर सितंबर में इस वीज़ा पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का ऐलान किया गया और नवंबर में जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं साउथ एशिया के लिए, डोनाल्ड लू, वंस अगेन हमारे अपने डोनाल्ड लू, तो डोनाल्ड लू जो है उन्होंने एक खत लिखा बांग्लादेश की तीनों बड़ी सियासी जमातों को, जिसमें बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP है, जिसमें अवामी लीग है, जिसके अंदर जैतो, मेरा ख्याल है जतेओ, ये जेतो उसका नाम है, उनको भी खत लिखा कि आप लोग मिल के बैठे और इलेक्शन के बारे में एक प्रोसेस करें। सो अमेरिका ने मसलसल बांग्लादेश के इलेक्शंस पे एक पोजीशन ली। उसके एक्चुअल रीजंस क्या हैं, अमेरिका ने क्यों ली, जबकि बांग्लादेश की हसीना की हुकूमत जो है वो हिंदुस्तान की इत्तेहादी है और हिंदुस्तान मसलसल अमेरिका को रोकता रहा कि आप बांग्लादेश पे पोजीशन ना लें। क्यों ली है अमेरिका ने बांग्लादेश पे इतनी क्लियर पोजीशन, ये मुझे ठीक तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस चीज के ऊपर आ जाते हैं कि एक और डेवलपमेंट देख लें, पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जहां एक इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसने शेर अफजल मरवत साहब का नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट कर लिए हैं। इसी तरह शहरियार आफरीदी साहब के कर लिए हैं और भी बहुत से लोगों के कर लिए हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो अगर ऑफिशियली ना कहे तहरीक इंसाफ के हैंडल से, कम एक कॉम्पाइलेशन करके बता दे कि हु एंड हु, कौन कौन है जिनके इलेक्शन ट्रिब्यूनल से, क्योंकि शुरू में तो सारे ही लोगों के, जितनी की लीडरशिप थी सभी के कागजात नामजदगी रद्द हो गए थे। तो अब तक क्योंकि कोई वीलॉगर कहता है 90% हो गए हैं, कोई कहता है 98% हो गए हैं, कोई कहता है 95% हो गए हैं, कोई कहता है 80% से ज्यादा हो गए, लेकिन एक कॉम्पोजिट कॉम्प्रिहेंसिव बड़ी पिक्चर किसी मीडिया पर्सन के पास नहीं है। किसी अखबार ने भी इस पे काम नहीं किया। ये डॉन कर सकता था, ये ट्रिब्यून कर सकता है, ये नेशन कर सकता है, ये ARY कर सकता है, ये जियो कर सकता है कि एक पूरी लिस्ट पब्लिश करके अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने ट्विटर हैंडल पे दे दें कि ये वो की लीडर्स थे जिनके आरओज ने इलेक्शन के जो नॉमिनेशन पेपर्स थे उन्हें रद्द किया था फॉर द फॉलोइंग रीजन, वॉट एवर रीजन ना भी दें, लेकिन अब इन्हें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने फला ने इनको वापस कर दिया ताकि एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आए। ये तहरीक इंसाफ की भी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान के मीडिया जो चैनल्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, अखबारात की भी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई इसको अभी तक मेरा ख्याल समझ नहीं सका या इस पर काम कर नहीं रहा। उम्मीद है कि इस पर कोई काम करेगा अगले 24 घंटे के अंदर। अब एक और डेवलपमेंट वो है जहां देखते हैं कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी नैब, पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट्स, इन्होंने जो पिछले 24 घंटे हैं वो माशाल्लाह बहुत ही इन्होंने मसरूफ गुजारे हैं। इनके पास वक्त ही नहीं था, इतने मसरूफ थे, इतने बिजी थे, इतने इन्होंने फैसले किए हैं। एक फैसला इन्होंने ये किया है कि इमरान खान को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, 22nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक एंटी टेरर कोर्ट ने GHQ पे हमले के इल्जाम में गिरफ्तार कर दिया। वो गिरफ्तार तो बेचारे पहले ही हैं अडयाला जेल में, लेकिन उनको इसमें गिरफ्तार करने की वजह ये है कि अदालत ने जो भी ATC कोर्ट के सामने आए उनको 2 दिन का फिजिकल रिमांड दिया। अब इस बेतुके किस्म के फिजिकल रिमांड की जा रहा है, इस फिजिकल रिमांड की कोई फिजिकल हकीकत नहीं है। तो क्यों दिया ये? इसलिए कि 24 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की कंप्लायंस में इमरान खान के जो एक रिहाई के ऑर्डर्स जो हैं एक जज साहब को इशू करने पड़ गए। और वैसे तो इमरान खान को तोशा खाने में भी गिरफ्तार किया हुआ है, तो लेकिन खतरा ये था कि कम से कम 2, 2.5, 3 केसेस में इमरान खान को गिरफ्तार रखना जरूरी है। ये ना हो कि कोई हाई कोर्ट का जज पागल हो जाए और कहीं उनकी रिहाई के ऑर्डर्स इशू कर दे, तो उसकी पेशेबंदी भी उनको मसलसल मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तार करना जरूरी है। तो एक कार्रवाई जनाब एंटी टेरर कोर्ट ने ये की है कि इमरान खान का फिजिकल रिमांड दे दिया है और 2 दिन का रिमांड दिया है, और बेसिकली उसके बाद उनका जुडिशियल रिमांड बन जाएगा। तो वो अब GHQ के हमले के इल्जाम में भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो गिरफ्तार है। दूसरी एक डेवलपमेंट वो है जहां आप देखते हैं कि अल-कादर ट्रस्ट केस में बैरिस्टर शहजाद अकबर के, जुल्फी बुखारी के, दोनों बरतानिया में है, एक उनके वकील और 3-4 और लोग हैं, और उसमें पाकिस्तान के प्रोमिनेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल्कि द बिगेस्ट जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी टाइकून है मलिक रियाज के परपेचुअल वारंट के अलावा उनकी तमाम प्रॉपर्टीज, उनकी और अली रियाज जो उनके साहिबजादे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट करने के ऑर्डर्स जो हैं वो इशू कर दिए गए हैं। अब शहजाद अकबर के पास तो पता नहीं कोई प्लॉट या घर होगा, मलिक रियाज के पास तो बहुत कुछ होगा। आई डोंट नो कि इस ऑर्डर का क्या मतलब है, बिकॉज आधा पाकिस्तान मलिक रियाज के पास उनका रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है। मेरा ख्याल है ये भी बस कुछ कॉस्मेटिक किस्म की चीज है, बिकॉज मलिक रियाज की प्रॉपर्टीज अगर सारी ही जो रजिस्टर्ड होंगी, वैसे वो उन्होंने ट्रस्ट बनाए हुए होंगे, उनकी कंपनीज होंगी, उनके नाम पे नहीं होंगी, पता नहीं किस किस तरह से उन्होंने उसको मैनेज किया होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये एक कॉस्मेटिक ऑप्टिकल डेवलपमेंट है, बिकॉज समवन लाइक मलिक रियाज, उसकी प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट करना पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी रियासत की जो लीगलिस्टिक कैपेसिटी, अमेरिका में तो नहीं है, इतने बड़े
टाइकून के आप कहें कि अमेजोन की प्रॉपर्टीज जो हैं वो कॉन्फिस्केट कर ली जाएंगी, टेस्ला की कर ली जाएंगी, माइक्रोसॉफ्ट की कर ली जाएंगी। अमेरिकी हुकूमत के अंदर तो इस किस्म की कोई कैपेसिटी नहीं पाई जाती लीगल कि इस पर इम्प्लीमेंट कर सके। पाकिस्तान में बहरहाल कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ज़ाहिर है ये मुमलिकत खुदादाद है। अच्छा, अब जनरल बशीर साहब ने एक और भी काम किया है, मैंने कहा ना बहुत मसरूफ रहे हैं। उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी है तोशा खाना के रेफरेंस केस के अंदर। ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है इसमें। और लेकिन ये सारी खबरें बुरी नहीं है, मतलब इसमें पॉजिटिव खबरें भी हैं। इसमें जो आप लोगों की खुशी मनाने की, लड्डू खाने वाली खबर है वो ये है कि शरीफ खानदान के जो 5 केसेस हैं वो नैब ने फैसला करके 1 जनवरी को, पता चला लेकिन 1 जनवरी को इसका फैसला हुआ था। नैब की एपेक्स कमेटी, टॉप लेवल लीडरशिप ने 5 इंक्वायरीज जो हैं शरीफ खानदान की वो खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि बेचारे मजलूम लोग हैं, इनके ऊपर इतनी इंक्वायरीज वगैरह नहीं था ठीक के काम। और ये है शरीफ ट्रस्ट केस की इंक्वायरी खत्म कर दी गई है, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की इंक्वायरी खत्म कर दी गई है, पार्क एनक्लेव की अथॉरिटी खत्म कर दी गई है, सॉरी इंक्वायरी खत्म कर दी गई है। 2 और भी केसेस हैं बेसिकली तौर पर। अब शरीफ खानदान का मेरा नहीं ख्याल कि कोई केस वगैरह जो है वो बचा है। और जाहिर है इस पर आप सबको तालियां मारनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ हो रहा है। बिल आखिर पाकिस्तान में इंसाफ हो रहा है अकॉर्डिंग टू मरियम औरंगजेब साहिबा। उन्होंने कहा कि अब जस्टिस प्रिवेल कर रहा है, इंसाफ प्रिवेल कर रहा है। अब आ जाते हैं मदर ऑफ ऑल इश्यूज पे, जिसका ताल्लुक है पेशावर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ, जो आज के दिन वहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अहम प्रोसीडिंग हुई, जिसे मैं कहता हूं कि ये इमरान खान, तहरीक इंसाफ, बल्ला और पाकिस्तान की दिफा की जो जंग है जो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर लड़ी जा रही है। इसकी डिटेल्स क्या है? डिटेल नंबर 1 इसमें यह है कि जो मैंने आई विटनेस से बात की है, जो वकला वहां पर मौजूद थे, तो मैं आपको शेयर करूँ, आपको अखबारों में नहीं मिली। ये जो कोर्ट रूम था पेशावर हाई कोर्ट का, इसमें एक डिविजनल मेंबर बेंच था। मैं पहले अपने वीलॉग्स में कहता रहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने 3 मेंबर एक बेंच बनाया है। वैसे वो बात अजीब थी, लेकिन चूंकि अखबारों में छप रहा था डॉन में कि 3 मेंबर बेंच उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया चीफ जस्टिस ने। मैं भी कहता रहा कि 3 मेंबर बेंच है। ये 3 मेंबर बेंच नहीं है, ये एक यूजुअल रूटीन का 2 मेंबर बेंच है, जिसमें जस्टिस ऑनरेबल इजाज अनवर साहब है और सैयद अरशद अली साहब जो हैं, ये इसके मेंबर्स हैं इस डिविजनल बेंच की। जब ये प्रोसीडिंग यहाँ शुरू हुई 9 बजे ही यहाँ बहुत बड़ी तादाद में वकला, आम शहरी लोग, पढ़े लिखे लोग इकट्ठे हो गए। और जो कोर्ट रूम था वो लिटरली, एक आई विटनेस ने, 2 आई विटनेस से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा खचाखच भरा था, सांस से लेने की जगह नहीं थी। जिस तरह से लेमिंग्स को आप पैक कर देते हैं किसी पैक के अंदर, उस तरह से वहां पर आप हिल नहीं सकते थे, मूव नहीं कर सकते थे। बैठना तो दूर की बात है, खड़े होने की कोई वहां पे जगह नहीं थी, इंच भर सेंटीमीटर जगह नहीं थी। ये जोशो खरोश था। और ये सुबह 9 बजे से शाम के 6:30 बजे तक, जब तक कि अदालत इन अटेंडेंस रही है और हेयरिंग रही है, यहाँ पर इंटरेस्ट जो था पब्लिक का इसी किस्म का रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ चूंकि ये जोन हो गई है, अगला दिन जो शुरू हो रहा है 10 जनवरी को, यहाँ पर कोई 2-2.5 घंटे की अदालत लगेगी। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों लगेगी और क्यों एडजॉर्न हुआ है। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर मेरी बात कहीं पेशावर में पहुंच सके, कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी लीगल बैटल है। इस बैटल ने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान की रियासत का मुस्तकबिल क्या है। पाकिस्तान जमहूरियत होगा या कोई सिंगल पार्टी किस्म की 2-4 लोगों की एक ये हुकूमत बन जाएगी, बांग्लादेश बन जाएगा पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान के ऊपर इंडिया का जो बांग्लादेश मॉडल है वो अप्लाई हो सकेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। मैं ये तवक्को करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल बहुत पहले से भी ज्यादा बड़ी तादाद में लोग पहुंचे कोर्ट में, पीसफुल तरीके से, पुरअमन तरीके से, डिसेंट तरीके से, और ना सिर्फ अदालत का कमरा भरें बल्कि अदालत का तमाम अहता, उसके साथ मुंसलिक जो सड़कें हैं, वो खामोशी से लोग वहां पे खड़े हो जाएं। और बेशक अंदर से लोग उनको पर्चियों पे बताएं कि अंदर अदालत के अंदर क्या हो रहा है, ताकि एक प्रेजेंस, लोगों की एक बहुत बड़ी मॉरल प्रेजेंस और फोर्स हो। जनाब ऑनरेबल जस्टिस को पता हो कि पब्लिक का, वकला का, खास करके वकला का, मीडिया का इस केस के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है बेतहाशा। आई एम श्योर कि वहां पर दर्जनों DSNG वैन्स जो हैं वो तो बाहर खड़ी ही होंगी, बिकॉज ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। बात अगला पॉइंट ये, गौहर अली खान जो एक्टिंग या फॉर्मर चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बैरिस्टर अली जफर जो हैं वो यहाँ पर लेट पहुंचे, 12:30 बजे पहुंचे। दिस इज द अदर थिंग, जो मैंने पिछला वीलॉग किया तो मुझे उस वक्त किसी ने बताया था कि जी पहुंच गए हैं, पहुंच रहे हैं और 9:30 बजे प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। बदकिस्मती से ये नहीं पहुंच सके, उसकी वजह उन्होंने माफी मांगी अदालत में आके, गौहर अली खान और बैरिस्टर अली जफर ने। और रात को नहीं आ सकते थे बिकॉज रास्ता बिल्कुल बंद था, बिकॉज बड़ी सीवियर फॉग है इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान, विच इज़ अनदर बिग इशू जिसके ऊपर होनी चाहिए डिस्कशन कि इतनी फॉग यहाँ पे क्यों है। अमेरिका में तो इस तरह की फॉग मैंने नहीं देखी कि 100-200 मील की सड़कें बंद हो जाए। बहरहाल रात को नहीं पहुंच सके, सुबह जब चले हैं
पहुंच जाना चाहिए था। नॉर्मल ट्रैफिक आपको पता है 2, सवा 2, 2.5 घंटे की है, लेकिन इनको 4 घंटे लग गए। 12:30 बजे ये पहुंचे हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर जफर, और आके उन्होंने बड़ी माफ़ी मांगी। और बाय द टाइम जो दोनों जस्टिस थे, जनाब एजाज अनवर साहब और सैयद अरशद अली साहब, उनके साथ काजी अनवर साहब बहस कर रहे थे तहरीक इंसाफ के बेसिस पे, और वो बड़े नाराज थे, वो बड़े भरम थे। वो कह रहे थे, उन्होंने खैर उन्होंने बड़ी पेशेंस का, रिमार्केबल टॉलरेंस ऑफ पेशेंस का मुजाहरा किया ऑनरेबल जस्टिस ने, और उन्होंने 1:30 बजे तक प्रोसीडिंग को मुलतवी कर दिया था। तो एक्चुअल जो केस की हियरिंग है वो दिन के 1:30 बजे शुरू होती है और 6:30, पौने 7 बजे तक की प्रोसीडिंग जो है वो जारी रहती है। अच्छा, अब ये लेट पहुंचे। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सिकंदर मोहम्मद साहब जो हैं, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया। जो डिबेट हुई है उसमें तकरीबन 2 घंटे बैरिस्टर गौहर अली खान और अली जफर ने आर्ग्यू किया, और तकरीबन 2 से 2.5-3 घंटे जो है सिकंदर मोहम्मद साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे आर्ग्यू किया। लेकिन जो इसमें आर्गुमेंट्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, इसीलिए मैंने आपको शुरू में रिक्वेस्ट किया था कि आप इसको जरा आखिर में बेशक फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें। इन आर्गुमेंट्स को आपने एब्जॉर्ब करना है, बिकॉज अब तक आपको जो कुछ अखबार से पता चला है और बहुत सी जो आपके सामने स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो सिचुएशन को समझा नहीं पा रही हैं, वो सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही कि यहाँ ईसीपी ने केस बनाया हुआ क्या है। ईसीपी ये कहता है कि तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शन करवाया है अपना नवंबर के आखिर में, और जिसको 2 दिसंबर को नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने जिसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सबमिट की है, ये इलेक्शन फ्लॉड है, ये ठीक नहीं हुआ। और क्यों ठीक नहीं हुआ? इसलिए कि तहरीक इंसाफ ने अपने ही आइन, अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसकी खिलाफ वर्जी की है। ये चीज़ आप सुन चुके हैं। और ये कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट 2017 की भी खिलाफ वर्जी की है। ये बेसिस है 22 दिसंबर 2023 का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है कि तहरीक इंसाफ का इलेक्शन हम नहीं मानते और हम इनका बल्ला इनको नहीं देंगे और अपनी वेबसाइट के ऊपर इनके रिजल्ट्स को पब्लिश नहीं करेंगे। मैं वंस अगेन आपको रिमाइंड करवाता हूं, बिकॉज लोगों को बात नहीं समझ आ रही। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोका जा रहा है। ये मसला बल्ले का नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को ये राइट ही नहीं दिया जा रहा, उसको सियासी जमात की हैसियत से माना ही नहीं जा रहा। मैं भी आपको एक स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाता हूं कि तहरीक इंसाफ के अलावा जो 20 और सियासी जमातें हैं इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ, वो कौन सी हैं जिनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब तो वो ये कहते हैं कि जिन्होंने इसका नहीं किया इलेक्शन। इसके जवाब में बैरिस्टर अली जफर का वहां पे पोजीशन ये है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रिकॉर्ड कीपिंग डिपार्टमेंट है जिसका बुनियादी तौर पर काम है कि वो मुल्क में आम इंतखाबात करवाए, इंश्योर करे कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते हैं। उसने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करनी है। उसका काम नहीं है, ये उसका कोई राइट ही नहीं है, ये उसकी कोई मैंडेट पावर और कैपेसिटी नहीं है लीगली कि वो किसी भी सियासी जमात के अंदर की जो एक्टिविटी है कि उसने अपनी नॉमिनेशन कैसे की, उसने कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल किया या नहीं किया, उसके अंदर के क्या प्रोसीजर्स हैं, उसने इलेक्शन कैसे करवाया है, इसकी अंदर की जो माइक्रो मैनेजमेंट है, फाइन ट्यूनिंग है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स सिकंदर मोहम्मद जो हैं, और इलेक्शन कमीशन का आर्गुमेंट यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हर जमात के अंदर के मामला को देख सकता है और हर किस्म की माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो कर सकता है। ये तो हो गया बेसिक पोजीशन। लेकिन ये बेसिक पोजीशन वो कहते हैं अंग्रेजी जुबान में अटेंशन डेविल लाइज इन द डिटेल। अब आप डिटेल सुनेंगे तो आपके 1400 अगर तबक रोशन नहीं होंगे तो 14 तबक जो आपके जरूर रोशन हो जाएंगे। ईसीपी की मेन ऑब्जेक्शन दिसंबर 22 2023 में क्या है कि तहरीक इंसाफ ने अपना जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया नियाजुल्लाह नियाजी साहब, ये इन्होंने सही नहीं लगाया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सही नहीं लगाया। वो कहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ का कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि जिस तरह से आपने इलेक्शन कमिश्नर लगाना है, ये उस तरह से नहीं लगाया गया। ज़हन में क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या इन्होंने ऐसा बड़ा काम कर दिया। पहली बात है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले थे अंसारी साहब, मई 9 के बाद जब छड़ी घूमी सरकार की तो अंसारी साहब ने घबरा के तहरीक इंसाफ से रिजाइन कर दिया, और जो जून 2022 के इलेक्शन हुए थे तहरीक इंसाफ के, वो अंसारी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर करवाए थे। अब इनको ख्याल ये था छड़ी घुमाने वालों को कि अंसारी साहब की जब गर्दन और टेंट दबाया जाएगा तो अंसारी साहब एक एफिडेविट दे देंगे, वो कहेंगे कि जून 2022 के जो इंतखाबात तहरीक इंसाफ ने करवाए वो सही नहीं हुए और एज पर लॉ प्रोसीजर एंड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुए। लेकिन बदकिस्मती से के बावजूद इसके कि अंसारी साहब की जब उनकी गर्दन दबाई गई और उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, उन्होंने तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी तो कर ली, लेकिन उन्होंने वो एफिडेविट नहीं दिया। उल्टा उन्होंने, जो मुझे पता चला है, उन्होंने एफिडेविट दिया कि जून 2022 के इंतखाबात एज पर लॉ एंड प्रोसीजर हुए थे, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हुए थे, तो
وہ چیز نہیں ہو سکتی. اب تحریک انصاف کے چونکہ انصاری صاحب چھوڑ چکے تھے اور الیکشن کمیشن نے کہہ دیا نومبر میں کہ نئے الیکشن کروائیں, تو نئے الیکشن کرانے کے لیے تحریک انصاف کو چیف الیکشن کمشنر لگانے تھے اور وہ انہوں نے نیازی صاحب لگائے. اب الیکشن کمیشن کے کہتا ہے کہ تحریک انصاف کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے یہ سیکرٹری جنرل تحریک انصاف جو ہے اس نے اپنے سگنیچر سے اور رائٹنگ سے لگانے تھے. تو سیکرٹری جنرل چونکہ تھا ہی نہیں. اب سیکرٹری جنرل کون تھا؟ آپ میں سے بہت سے لوگ بھول گئے ہوں گے. سیکرٹری جنرل تھا بڑا مشہور آدمی, بھول گئے, لمبا 6 فٹ 4 انچ کا وہ آدمی. مجھے آج جس بندے سے بات ہو رہی تھی اس کو پہلے نام نہیں یاد آ رہا تھا. بہرحال اینی وے, سیکرٹری جنرل تھے اسد عمر صاحب. اسد عمر صاحب نے جب تحریک انصاف کو چھوڑ دیا تو سیکرٹری جنرل کا عہدہ خالی ہو گیا اور ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کی جو ریسپانسبلٹیز ہیں عمر ایوب خان صاحب نے طے کرنی شروع کر دی. وہ یہ ریسپانسبلٹیز انہوں نے انڈرٹیک کی. اب الیکشن کمیشن کے کہتا ہے کہ عمر ایوب خان نے جب نیاز اللہ نیازی کی اپوائنٹمنٹ کی ہے ایز چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان تحریک انصاف, تو یہ وہ کر نہیں سکتے تھے, اینڈ دس از اے وایولیشن آف دی کانسٹیٹیوشن آف تحریک انصاف. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ذرا ڈیٹیلز غور سے سنیں, ان کو آپ نے ایبزارب کرنا ہے. 50,000 آدمی جب اس ڈیٹیل کو ایبزارب کر لیں گے, اپنے گھر میں اپنی بیوی سے بچوں سے بات کریں گے, وہ آگے اپنے دوستوں سے بات کریں گے, تو اس کا ایک مورل امپیکٹ پتہ چلے گا. بیکاز پاکستان کی کسی بھی اخبار میں اس کو میں کیا کہوں, یہ چوتیاپا لکھا ہی نہیں گیا کہ کس بنیاد کے اوپر. ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں, ڈان میں, ٹریبیون میں, نیشن میں, ویب سائٹ میں, کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے آئین کی امپلیمنٹیشن نہیں کی, اپنا ہی آئین نہیں مانا ہے. یہ ہے وہ مسئلہ کہ اپنا آئین نہیں مانا, کہ اسد عمر کو چونکہ آپ نے چھڑوا دیا, چونکہ انصاری صاحب کو آپ نے چھڑوا دیا, نیا چیف الیکشن کمشنر لگانا تھا, نیاز اللہ نیازی کو لگا دیا ہے عمر ایوب خان نے. توبہ کر دیا, جرم کر دیا, گناہ کر دیا, اسلام کا پتہ نہیں کیا کر دیا, پوری دنیا کی اسلام کی تاریخ خراب کر دی ہے, اور آپ نے اسے کہتے ہیں یہ غلط کر دیا. یہ الیکشن کمیشن کا بنیادی آرگومنٹ ہے 22 دسمبر 2023 کے کیس کا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب عدالت کے سامنے ڈسکس ہوا ہے تو یہ ایک انتہائی کمزور پھسٹی آرگومنٹ ہے, اور وہاں پر سکندر محمد صاحب کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے سردی کے باوجود, کیونکہ وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ اتنی عجیب و غریب قسم کی لاجک جو ہے اس کی بیسس پہ کر دیا گیا. اچھا, دوسری جو چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ 2017 کے حساب سے اپنا الیکشن نہیں کروایا. اب الیکشن ایکٹ 2017 کا جو سیکشن یا آرٹیکل 8-9 ہے وہ تو کہتا ہے کہ جب ایک انٹرا پارٹی الیکشن ایک پارٹی کر لے گی تو اس کے ریزلٹس کو فوری طور پہ سبمٹ کرے گی ٹو دی الیکشن کمیشن پاکستان. اگر وہ اس کو سیٹسفیکٹری سمجھیں گے تو اس کو اپنی ویب سائٹ پہ پبلش کر دیں گے, وہ اس کو مان لیا جائے گا, اور اس کے بعد اس کو اس کا سمبل مل جائے گا. یہاں تک تو الیکشن ایکٹ 2017 ریلیونٹ ہے. لیکن جب عدالت پہ یہ سوال اٹھا کہ یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 کی جو باقی سیکشن الیکشن کمیشن نے کوٹ کر دیے ہیں 15, 16, 17 وغیرہ یا 18 وغیرہ, یہ تو جنرل الیکشن کے حوالے سے ہیں, یہ عام انتخابات کے حوالے سے ہیں. الیکشن ایکٹ 2017 الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی رائٹ, مینڈیٹ, پاور اینڈ کیپیسٹی نہیں دیتا کہ وہ ان سیکشنز کی اپلیکیشن کسی بھی سیاسی جماعت کی انٹرا پارٹی الیکشن پہ کر دے. جب یہ بھی وہاں پہ سوال اٹھے تو سکندر محمد صاحب کے پاس اس کا کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں تھا. سو یہ ایک پروسیڈنگ آج کے دن میں ہوئی ہے. اب وہاں پر ایک اور بھی بڑا زبردست کام ہوا ہے, وہ یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان 20 جماعتوں کی لسٹ رکھی. الیکشن کمیشن پاکستان مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کر رہے, کوئی امتیازی سلوک نہیں کر رہے, ہم تو ایکول اپرچونٹی افینڈر ہیں, اور ہم نے تحریک انصاف ہی نہیں بلکہ 20 سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ تحریک انصاف, ہم نے ان سب کے الیکشن جو ریزلٹس ہیں انٹرا پارٹی کے, ہم نے ان کو روکا ہوا ہے, کالعدم قرار دے دیا ہے, اس پہ آبجیکشن کیے. اب یہ لسٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. مجھے پتا آپ میں سے پتہ نہیں 90% لوگ جو ہیں ان کو اسکرین شیئرنگ سے بڑی نفرت ہے. اچھا, اکثر لوگ مجھے اسکرین شیئرنگ پہ میسج بھیجتے ہیں, لوکیشن بھائی آپ نہیں, میری کو لوکیشنز کے ویری لوکیشن جس نے ڈھونڈنی ہے مارنے کے لیے ویسے ڈھونڈ لے گا, آپ فکر نہ کریں. تو لیٹ می شیئر دس اسکرین, بیکاز یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو دکھانے لگا ہوں, اس سے آپ کے اگر 14,000 نہیں, 1400 نہیں تو کم از کم 14 طبق جو ہیں وہ ضرور روشن ہو جانے چاہیے. یہ وہ لسٹ ہے, اس کے اوپر لکھا ہے لسٹ آف پولیٹیکل پارٹیز which have not been allocated election symbols for general election 2024 on failure to hold intra party election. یہ سیریل نمبر 1 ہے, نیم آف دی پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ اسٹیٹس کا کالم ہے, یہ اس کے ریمارکس ہیں, 4 کالم ہیں. ادھر سے دیکھنا شروع کرتے ہیں. نمبر 1 کیا ہے, پارٹیوں کے نام سنتے چلے جائیں. آل پاکستان, اس کو میں بڑا کر لوں, بعد سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹا آپ نے کر دیا, تو آپ گم ہو گئے. یہ گم بھی نہیں ہوئے, یہ آ گئے. ٹھیک, پہلی پارٹی ہے جی آل پاکستان مائنورٹی الائنس, پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے اس کا نام سنا ہے. دوسری ہے آل پاکستان تحریک, ماشاءاللہ. تیسری ہے عوامی پارٹی پاکستان -S. چوتھی ہے بہاولپور نیشنل عوامی پارٹی. پانچویں ہے صوب کا پاکستان. چھٹی ہے نظام مصطفیٰ پارٹی, اس کا شاید سنا ہوا ہے. نیشنل پیس کاؤنسل پارٹی نمبر 7 پہ ہے. نمبر 8 پہ ہے پاکستان نیشنل مسلم لیگ, ماشاءاللہ. نمبر 9 پہ ہے پاکستان امن پارٹی. نمبر 10 ہے پاکستان برابری پارٹی. نمبر 11 ہے مسیحی عوامی پارٹی. نمبر 12 ہے پاکستان قومی یکجہتی پارٹی. نمبر 13 ہے سنی تحریک, یہ تو خیر مشہور پارٹی ہے. نمبر 14 ہے جماعت صوفا,
जमात सोफा, अब ये अंग्रेजी वाला सोफा है या सोफा, पता नहीं कौन सा सोफा है, बहरहाल 15 है मुहाफिज वतन पार्टी, 16 है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये एक पार्टी अभी तक आपको ढंग की इसमें नजर आई है, और ये सब वो पार्टीज हैं जिनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे तहरीक इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इनके इलेक्शन पार्टी हुए ही नहीं। इसके हम आगे चले जाते हैं, ये इसका सेकंड पार्ट आगे, 4 और है इसमें। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का नाम पहले भी था, ये दोबारा आ गया, वैसे वेरी इंटरेस्टिंग। ये जब वापस जाए ना हम, अभी हम देखते हैं कि ये अभी हमने पीछे देखा था, यहाँ पर भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ही लिखा हुआ था। ये सुन्नी तहरीक था, ठीक है, यहाँ पे नंबर 13 पे सुन्नी तहरीक था, और यहाँ पर आगे हम अगले आते हैं पेज 2 पे, यहाँ लिखा है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक। उसके बाद है नंबर 18 के ऊपर जमीयत उलमाए या उलमाए पाकिस्तान इमाम नूरानी, पता नहीं ये इमाम नूरानी वाली पार्टी है कौन सी, अच्छा नहीं। फिर है अवामी नेशनल पार्टी, और फिर है पाकिस्तान ह्यूमन राइट पार्टी। यानी इसमें बुनियादी तौर पे 2 ही मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं जिनके इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के ऊपर एतराज की। अब अवामी पार्टी का मैंने पूछा पेशावर में, वो 1 साल 1.25 साल पहले से अवामी नेशनल पार्टी के इलेक्शन पे एक चिट्ठी लिखी थी इलेक्शन कमीशन ने, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, फिर एक दूसरी चिट्ठी लिखी है तहरीक इंसाफ का, उन्होंने इलेक्शन मानने से इनकार कर दिया है, उनकी सारी लीडरशिप को उन्होंने बंद कर दिया है, उनके चेयरमैन को वो मान नहीं रहे हैं, एमल खान वली खान साहब दंदनाते फिर रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट को भी तड़ी लगा रहे हैं, और एएनपी का उन्होंने कुछ नहीं किया। बहरहाल अब आपके सामने ये लिस्ट आ गई है, इसीलिए मैं कह रहा था कि एक्चुअल फैक्ट्स को आप देखेंगे और सिर्फ इसको अपने घर में अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ आप बात करेंगे, अब तो उसका ही बड़ा इंपैक्ट पड़ जाए, क्योंकि आपको कोई बता ही नहीं रहा कि असल इशू जो है वो यहाँ पर है क्या। अब इसको थोड़ा सा वाइंड अप कर ले। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक को पेशावर हाई कोर्ट के बाहर इकट्ठा होना चाहिए। कमरा अदालत तो भरा ही हो, कमरा के बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों को होना चाहिए। और ये पाकिस्तान की जंग है, ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बल्ले की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है जो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर लड़ी जा रही है। इसी हवाले से मेरी कोशिश है कि अगले चंद घंटों में मैं सरवर बारी साहब के साथ, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फॉफर के सरबराह रहे हैं, अब पतन को हेड करते हैं और इलेक्शन के मामला में उनसे बेहतर अगर मीडिया में हबीब अकरम साहब हैं, तो जो एनजीओ कम्युनिटी है उसमें सरवर बारी साहब इसको लीड करते हैं, और जाहिर है कि सरवर बारी साहब एक इलेक्शन एक्सपर्ट हैं, उनसे मैं डिस्कशन करूंगा, उसे मैं जीवीएस न्यूज़ पे आपके साथ शेयर करूंगा, उसे जरूर देखिएगा। अभी तक इजाजत दीजिए, थैंक यू।